हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 12th के समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पूरे आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसकी समरी इस चैप्टर की सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड चेंज, ये चैप्टर नंबर 3 है। इसकी समरी मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ। आज हम इसके पूरे क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जाति व्यवस्था में पृथक्करण, सेपरेशन और अधिक्रम, हायरार्की की क्या भूमिका है। तो अगर हम ध्यान से जाति व्यवस्था को देखें तो हमें पता चलता है कि जाति व्यवस्था में पृथक्करण तथा अधिक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जाति व्यवस्था में, सेपरेशन और हायरार्की। ये भी देखेंगे दोनों क्या क्या चीज़ है। इन दोनों के ना होने की स्थिति में जाति व्यवस्था के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी लक्षण, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं सेपरेशन क्या है। पृथक्करण यानी अलग करना, सेपरेशन। तो एक जाति दूसरी जाति को अलग है, मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग रखती है, तो उसके रीति रिवाज अलग हैं। ये इसका मेन चीज़ है। जाति व्यवस्था की यह विशेषता है कि इसमें हर एक जाति दूसरी जाति से पूर्णतया पृथक यानी अलग होती है। पृथक होने के कारण दो जातियों में एक दूसरे में मिश्रित होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि दोनों के रीति रिवाज अलग होते हैं। शादी नहीं हो सकती एक जाति से दूसरी जाति में, जो उनके नियम कानून है वो अलग है। खाने पीने के नियम कानून अलग हैं। सामाजिक जो क्रियाकलाप है, उनके संबंध हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके भी नियम अलग हैं। तो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकती वो। हर एक जाति के कुछ नियम होते थे, जैसे कि खाने पीने के, विवाह के, सामाजिक संबंध रखने के, व्यवसाय के इत्यादि। तो इनके कारण ही वह एक दूसरे से पृथक होती थी। व्यवसाय जैसे कि लोहार है, लोहे का काम करता है, या चमार है, वो चमड़े का काम करेगा, और इस तरह की कई हैं। कुम्हार है, वो मटके बनाने का काम करेगा। तो ये व्यवसाय जो है वो जाति के साथ संबंधित होता था। चाहे जातियाँ एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हों, परंतु इनका अस्तित्व संपूर्ण जाति व्यवस्था के कारण ही संभव था। इससे अलग होने से उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता था। अब देख लेते हैं हायरार्की यानी अधिक्रम। हायरार्की का स्टूडेंट्स एक मतलब होता है कि एक स्टेप वाइज सीढ़ी नुमा सिस्टम से एक लेवल, जैसे अभी आप 12th में हैं, अब आगे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो 12वीं के बाद ही कुछ किसी प्रोफेशन में आ जाएंगे, कुछ और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे फिर प्रोफेशन में आएंगे। तो आपकी लाइफ अभी पूरी चेंज होने वाली है। तब आपको पता चलेगा जब आप किसी कंपनी में नौकरी वोकरी या जॉब करेंगे कि वहाँ उसको जो लेवल है, एक जीएम है, फिर डायरेक्टर है, या फिर चेयरमैन है, या उससे नीचे सीनियर मैनेजर है, फिर एग्जीक्यूटिव है। तो इसको बोलते हैं हायरार्की, लेवल वाइज। तो जातियों में भी यही है। जाति व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था, इसमें अधिक्रम का पाया जाना है। अधिक्रम का अर्थ है हर एक वर्ग अथवा जाति का व्यवस्था में विशेष स्थान होता है, उसका लेवल भी होता है, कोई ऊंचा नीचा से मतलब है यहाँ पर। तथा एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था में हर एक जाति का विशेष स्थान, हर एक जाति के बीच कुछ अंतर होते थे, तथा ये अंतर शुद्धता तथा अशुद्धता पर आधारित होते थे। इन जातियों को उच्च स्थान प्राप्त होता था जिन्हें शुद्ध माना जाता था। तो जो जाति शुद्ध मानी गई है वो ऊंची जाति मानी जाती थी, तथा जो नीची जाति है उन्हें अशुद्ध समझा जाता था। सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों को, फिर क्षत्रियों को, फिर वैश्य यानी जो बनिया समाज है, तथा सबसे अंतिम स्थान, सबसे नीची हायरार्की में जो सबसे नीची पायदान में था वो था निम्न जातियाँ जो भी थी। मुख्यतः आजकल के समाजों में उन वर्गों को उच्च स्थान प्राप्त होता था जिनके पास सत्ता अथवा शक्ति होती थी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है, कुछ के बारे में बताइए। अथवा जाति व्यवस्था में कुछ साधारण विशेषताएं बताएं जो पहले से चलती थी, जो पहले चलती थी अब उतनी फॉलो नहीं होती। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जातियों में क्या नियम है या क्या रीति रिवाज हैं, कौन से हैं जिनको, जैसे आपने सुना होगा कि कई जातियों में अभी भी रूरल एरियाज़ में शादी को लेके नियम है, और कामकाज को लेकर के भी नियम है। तो
वो उनके बारे में एक क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक होता था, जो इस प्रकार हैं। हर एक व्यक्ति की जाति जन्म से ही निर्धारित हो जाती थी। जैसे ही जिस घर में जन्म लिया तभी से जाति, जिस जाति के घर में जन्म लिया है वही जाति उसकी फिक्स हो गई। वह योग्यता होते हुए भी अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता था। हम न तो जाति को छोड़ सकते थे, न ही दूसरी जाति को अपना सकते थे। ये पहले चलता था। हर एक जाति में विवाह के संबंध में नियम बनाए होते थे। हर एक व्यक्ति को पता होता था कि किस जाति से वैवाहिक संबंध हो सकते हैं और किससे नहीं हो सकते। तो हर एक व्यक्ति को अपनी जाति में विवाह करवाना पड़ता था। अब तो अंतरजातीय विवाह भी होने लगे हैं। जाति व्यवस्था में एक निश्चित अधिक्रम पाया जाता था, अर्थात इसमें एक निश्चित सोपान होता था। हर एक जाति का एक निश्चित स्थान होता था, जैसा कि ऊपर बताया हमने हायरार्की में कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य तथा सबसे नीचे निम्न जाति। तो वो एक फिक्स था। अगला पॉइंट है, जाति व्यवस्था में खाने पीने के संबंध में भी प्रतिबंध होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्राह्मण जाति के जो प्रतिबंध हैं कि वो मांस मछली नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते। तो ये भी एक सिस्टम है। हर एक जाति में निश्चित होता है कि किस जाति के साथ खाने पीने के संबंध रखने और किसके साथ नहीं रखने। तो वो निम्न जातियों में समारोह में भी शरीक नहीं होते, उनके साथ बैठ के खाते भी नहीं थे और खुद भी जो है मांस मछली का सेवन नहीं करते थे। हर एक जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता था तथा व्यक्ति का व्यवसाय उसके जन्म के अनुसार ही निश्चित हो जाता था। जैसे मैंने पहले एग्जाम दिया, लोहार, कुम्हार और जुलाहे और आपका मोची, इस तरीके के। हर एक जाति आगे बहुत से उपजातियों में विभाजित होती है तथा हर एक उपजाति के अपने ही नियम होते हैं। हर एक व्यक्ति इन नियमों को मानने को बाध्य होता है। तो ये कुछ 5-6 नियम आपको बताए गए जो सभी जातियों में फॉलो करने। इनको आप समझ लेंगे तो भी खुद ही आराम से लिख सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। अब उपनिवेशवादी समय से अब तक जाति की संस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। तो वो परिवर्तन आपने बताना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। भारत में उपनिवेशवाद के स्थापित होने से पहले तथा स्थापित होने के कुछ समय तक जाति व्यवस्था सुदृढ़ता से कार्य कर रही थी, परंतु उपनिवेशवाद के स्थापित होने के बाद औपनिवेशिक शासकों ने भारत में बहुत से परिवर्तन किए, जिनका जाति व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो जो परिवर्तन आए वो आपको नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, पश्चिमी शिक्षा। उपनिवेशवाद में भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। तो ये सिस्टम अंग्रेजों ने सबसे पहले शुरू किया था। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सभी को एक दूसरे के अधिकारों के बारे में पता चल गया और जाति प्रथा का थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया। स्त्रियों तथा निम्न जातियों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए गए, जिस कारण जाति प्रथा की उन्हें शिक्षा न देने की विशेषता खत्म हो गई और जाति प्रथा का प्रभाव थोड़ा कम हो गया। पहले की जाति प्रथाओं में क्या था कि निम्न जातियों को भी शिक्षा नहीं देने का प्रचलन था और स्त्रियों के लिए भी शिक्षा मना कर देते थे। सर्वेक्षण कराना अगला पॉइंट है। औपनिवेशिक शासकों ने भारत में बहुत से परिवर्तन किए तथा ये सभी परिवर्तन सोच समझ कर लाए गए, यानी उन्होंने सर्वे कराए कहाँ क्या कमी है, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया। शुरू में उन्होंने जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया, उसको पूरी तरह से स्टडी किया ताकि वो अपने शासन को ढंग से चला सकें। पूरा समझने से मतलब ऐसा नहीं है कि वो उधार चाहते थे, वो खुद समझना चाहते थे ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए उन्होंने अलग अलग जातियों जनजातियों की प्रथाओं तथा तौर तरीके, रीति रिवाजों का बढ़िया गहन अच्छे से जो है स्टडी किया, सर्वे किया, रिपोर्ट तैयार की गई। उसके आधार पर उन्होंने समाज में थोड़े से परिवर्तन लाने शुरू किए, जिससे जाति व्यवस्था का थोड़ा सा परिवर्तन शुरू हो गया। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, समाज सुधार। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद पढ़े लिखे भारतीयों ने समाज सुधार के कार्य शुरू करे। अब जो भारतीय जो लोग
पढ़ लिख गए, जिनको पता चला कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा है और जाति व्यवस्था के क्या नुकसान है, उन्होंने कुछ समाज सुधार के कार्य शुरू किए, जैसे बाल विवाह का खिलाफत करना, उसमें सुधार करना, सती प्रथा के अंत के लिए कार्य करना, ये इस तरीके के, तथा जाति भेदभाव को थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की गई। उनका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को समाज से ख़त्म करना था। अंग्रेजों ने भी साथ दिया। सभी समाज सुधारकों ने जाति प्रथा के विरुद्ध कई प्रकार के प्रयास किए। निम्न जातियों के कल्याण के लिए कार्य किए गए। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। विधवा विवाह को तथा बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए कानूनी मान्यता भी प्राप्त हुई। इन सब जो कदम उठाए गए, इन सब कदमों से थोड़ी सी जाति प्रथा की जटिलता कम होनी शुरू हो गई। परंपरागत व्यवसायों का कम होना, तो उपनिवेशवाद के आने से भारत में सैकड़ों नए प्रकार के व्यवसाय भी आए, उद्योग शुरू हो गए मेन। तो उससे क्या होता है, परंपरागत कोई घर में जूते चप्पल बनाता है, वो परंपरागत थोड़ा सा कम हो गया, वो फैक्ट्रियों में शुरू हो गया। लोहार जो घर में बनाता था वो कम हो गया। तो इसी तरीके से उद्योग शुरू हो गए, स्कूल कॉलेज शुरू हो गए, दफ्तर खुल गए। लोगों ने अपने पसंद के काम, कारोबार, ऑफिस, नौकरी, ये सब शुरू कर दिया। निम्न जातियों का कल्याण। औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में निम्न जातियों के कल्याण के कार्य शुरू हुए। प्रशासन ने इनके कल्याण में विशेष रुचि ली। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूचियों या अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान कर दी। इससे क्या हो गया कि नीची जाति छोड़ के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी SC ST जैसे शब्द अस्तित्व में आ गए और उनको एक हायरार्की में बना दिया गया। उनके कल्याण के लिए फिर सरकारों ने काम किए। तो इस प्रकार से उपनिवेशवाद से जाति व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई? मतलब जो नगर में जो उच्च जातियां रहती थी, उनके लिए जाति प्रथा का किस हिसाब से मतलब लगभग वो अदृश्य हो गई, यानी उसका खत्म हो गया सिस्टम। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक परिवर्तन यह भी है कि अब नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य होती जा रही है। एक समूह जो स्वतंत्रता के बाद की विकासात्मक नीतियों में सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं, जातीय महत्व को बहुत ही कम महत्व देते हैं। मतलब जो विकास की नीतियां बनाई आज़ादी के बाद सरकारों ने, उससे जिनको सबसे अधिक फायदा हुआ, जिन ग्रुप्स को, वो ज़्यादा जातियों को महत्व नहीं देते। इसका कारण यह है कि जाति व्यवस्था का कार्य अच्छी तरह संपन्न हो चुका है। इन समूहों की जातीय परिस्थिति ने यह बात सुनिश्चित की है कि समूहों के विकास के लिए आवश्यक आर्थिक तथा शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हों। उच्च जातियों के लोग सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों, विशेषतः विज्ञान, आयुर्विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन इत्यादि से व्यावसायिक शिक्षा लेने में सफल हुए। और यानी कि वो जो भी एडवांस स्टडीज़ हैं, हायर स्टडीज़ हैं, साइंस हो गया और प्रौद्योगिकी यानी इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इस तरह की हायर स्टडीज़ को बढ़िया से, जो व्यावसायिक शिक्षा मतलब प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो यानी स्किल्ड एजुकेशन, उसको लेने में वो सफल हुए। तो इसलिए उनको ज़्यादा मैटर नहीं करता। उन्होंने राजकीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता के पश्चात नौकरियां की तथा लाभ उठाया, यानी सरकारी क्षेत्र में। इनकी अग्रणी शैक्षिक स्थिति के कारण इन्हें किसी गंभीर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा तथा उनकी दूसरी तथा तीसरी पीढ़ियों में अब उनकी स्थिति और मजबूत, सुदृढ़ हो गई है। इन समूहों का विश्वास हो गया कि उनकी प्रगति का जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये सब पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्टडीज़ उसके कारण ही हुआ है। इन समूहों के सार्वजनिक जीवन में जाति का महत्व खत्म हो चुका है, अगर वह है भी तो धार्मिक रीति रिवाज तक ही बचा है अथवा नातेदारी के व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित है। तो पर्सनल लेवल पे ही है, एक रीति रिवाज हो गए, धर्म, भाई हम इस धर्म के हैं, या यहाँ शादी भी अब ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति कंपैरेटिवली लगभग ख़त्म हो गई है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं,
भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, यानी कि कैसे कैटेगरी बांटी गई, और या जनजातियों का वर्गीकरण उनकी स्थायी और ग्रहण की गई विशेषताओं के अनुसार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अगर हम ध्यान से देखें तो जनजातियों को स्थायी तथा अर्जित विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। स्थायी विशेषक यानी भारत में जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई हैं, परंतु कुछ क्षेत्रों में काफ़ी अधिक हैं। 85% जनजातीय लोग मध्य भारत में रहते हैं, जो पश्चिम में गुजरात, राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है। इनकी 11% जनसंख्या पूर्वोत्तर राज्यों में तथा 3% से कुछ अधिक शेष भारत में रहते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी आबादी सबसे घनी है। असम को छोड़कर उनका घनत्व 30% से भी अधिक है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड जैसे राज्यों में इनकी जनसंख्या 60% से लेकर 95% तक है। देश के शेष भागों में इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। तो जनजातियां आप देख लीजिए किस हिसाब से, कितनी परसेंटेज के हिसाब से जो है पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट हैं। भाषा के आधार पर भी विभाजन होता है। तो भाषा के आधार पर इन को 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। 2 श्रेणियां भारतीय आर्य तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं तथा शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। जनजातियों में से लगभग 1% लोग भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं तथा 3% लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। 2 और भाषा समूह ऑस्ट्रिक तथा तिब्बती बर्मी जनजातीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं। तो ये आप समझ लो 4 कैटेगरी हो गई। तो 2 क्या बोलते हैं, एक तो भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं और द्रविड़ परिवार की भाषाएं। 2 और क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी। इनमें से ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं पूर्णतः जनजातीय लोगों द्वारा तथा तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं 80% से अधिक जनजातीय लोगों द्वारा यूज की जाती है, बोली जाती है। अगला पॉइंट है, शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से जनजातियों के लोगों को निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉयड, द्रविड़ तथा आर्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारत की जनसंख्या का शेष भाग भी आर्य तथा द्रविड़ श्रेणियों में आता है। और जनसंख्या के आधार पर जनजातियों में काफ़ी विविधता यानी अलगपन पाया जाता है। इसमें सबसे जनजाति की संख्या 70 लाख के करीब है, जो सबसे छोटी जनजाति के लोग 100 से भी कम है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है उसकी जनसंख्या 70 लाख के आसपास है। जो सबसे छोटी जनजाति है उसके लोग 100 लोगों से भी कम है। गोंड, भील, सथाल, ओराव, मीणा, बोडो तथा मुंजा जनजातियों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। ये लोग भारत की जनसंख्या का 8.2% है, या गिनती में कहूँ तो लगभग 8.5 करोड़ के आसपास है। अगला पॉइंट है अर्जित विशेषक। अर्जित विशेषताओं के आधार पर उन्हें आजीविका साधन तथा हिंदू समाज में उनके समावेश की सीमा तथा दोनों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। यानी आजीविका का क्या साधन है उसके हिसाब से। तो आजीविका के आधार पर कैसे, आजीविका यानी काम करने, जो उनका जीवन यापन के लिए जो काम करते हैं उसके आधार पर। इन्हें मछुआ, खाद्य संग्राहक या तथा शिकारी, भूमि कृषि करने वाले कृषक और बागान तथा औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। परंतु इनका सबसे प्रभावी वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि हिंदू समाज में किसी जनजाति को कहाँ तक शामिल किया गया है। मुख्य धारा के दृष्टिकोण से जनजातियों को हिंदू समाज में मिली परिस्थिति की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। कुछ एक को तो उच्च स्थान दिया जाता है और परंतु ज़्यादातर को निम्न स्थान ही दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजातियां आदिम समुदाय हैं जो सभ्यता से अछूते रहकर अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टिकोण के विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे? यानी जनजातियां क्या है, आदिम समुदाय हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है इसके विपक्ष यानी इसके अगेंस्ट आप क्या सबूत या क्या अपना प्रमाण देना चाहेंगे? तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जनजातियों को ऐसे आदिम तथा मौलिक समाज मानने का कोई आधार नहीं है कि यह सभ्यता से अछूते रहे हों। इनके स्थान पर उनका कहना था कि जनजातियों को असल में ऐसी द्वितीयक प्रघटना माना जाए जो पहले से मौजूद राज्यों तथा जनजातियों जैसे राज्येतर समूहों के बीच शोषण करने वाले
और उपनिवेशवादी संपर्क के कारण अस्तित्व में आया। इस प्रकार का संपर्क स्वयं ही एक जनजातीय विचारधारा को जन्म देता है। जनजातीय समूह नए संपर्क में आए लोगों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए स्वयं को जनजातीय के रूप में परिभाषित करने लगता है। तो यानी कि वो खुद ही जो नए लोग संपर्क में आते हैं या जो उपनिवेशवादी हैं या जो शोषण करने वाले हैं उनसे अलग अपने आप को अलग दिखाने के लिए खुद ही जो है जनजातीय के रूप में अपने आप को कहने लगता है। अगला क्वेश्चन है, आज जनजातीय पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, अथवा जनजातीय पहचान के अभिकथन के पीछे क्या कारण है। तो आज के समय में जनजातीय पहचान को बनाए रखने का आग्रह लगातार बढ़ रहा है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जनजातीय समाज के अंदर भी एक मध्य वर्ग का प्रादुर्भाव हो चला है। विशेष रूप से इस वर्ग के आगे आने के साथ ही परंपरा, संस्कृति, आजीविका, यहाँ तक कि भूमि तथा संसाधनों पर नियंत्रण और आधुनिकता की परियोजनाओं के लाभों में हिस्से की मांगे भी जनजातियों में अपनी पहचान को बनाए रखने का आग्रह का अभिन्न अंग बन गई है। यानी वो आजीविका या भूमि संसाधन पर नियंत्रण सब में अपना हिस्सा चाहते हैं, संस्कृति में भी, इसलिए वो अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए अब जनजातियों में उनके मध्य वर्ग के कारण एक नई जागरूकता की लहर आ रही है। यह मध्य वर्ग भी स्वयं भी आधुनिक शिक्षा तथा आधुनिक व्यवसायों के कारण सामने आया है, जिन्हें सरकार की आरक्षण रखने की नीतियों से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। तो बेसिकली इनकी भी तरक्की हो गई है। तो और अपनी तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि वो जब ही मिलेगी, लाभ जब ही मिलेगा जब वो अपने आप को उस जनजाति का सिद्ध करेंगे, तो अपनी पहचान बनाए रखेंगे, तभी तो आरक्षण के लाभ मिलेंगे। तो इसलिए ये प्रोत्साहन मिला है, यही मेन कारण है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। तो परिवार के बेसिकली दो ही होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि एकाकी और संयुक्त, यानी न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। तो पहले एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली देख लेते हैं। परिवार का मूल रूप एकाकी परिवार है। एकाकी परिवार में पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनकी शादी ना हुई हो। जब उनके बच्चों का विवाह हो जाएगा तो वे अपना एक नया घर बसा लेंगे और वो एक अलग एकाकी परिवार बन गया। चाहे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है, परंतु मौलिक रूप से परिवार एकाकी ही रहता है। इस परिवार में पति पत्नी को समान परिस्थिति तथा समान अधिकार प्राप्त होते हैं। कोई निर्णय लेने से पहले पत्नी तथा बच्चों की राय भी ली जाती है। दूसरी कैटेगरी संयुक्त परिवार। चाहे आजकल के नगरीय परिवार में परिवार का यह रूप बहुत ही कम देखने को मिलता है, परंतु ग्रामीण परिवार आज भी संयुक्त परिवार ही होते हैं। गाँव में जो रहते हैं वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली ही है। इस प्रकार के परिवार में परिवार की कई पीढ़ियों को सदस्य एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहते हैं तथा एक ही रसोई का बना भोजन खाते हैं। परिवार पर सबसे बड़े सदस्य का पूर्ण अधिकार होता है, यानी हेड ऑफ द फैमिली उसी की चलती है। जो सबसे उम्र में सबसे बड़ा है वह ही परिवार की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है। तो ये थे एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। तो यानी सामाजिक संरचना में परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह निश्चित है कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों से परिवार की संरचना में भी परिवर्तन आता है। कभी कभी तो यह परिवर्तन अचानक तथा कभी कभी यह धीरे धीरे होता है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजों के भारत में आने से शासन व्यवस्था में परिवर्तन आया, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ तथा विभिन्न प्रकार के पेशे और रोजगार सामने आए। लोगों ने कार्य की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों के संयुक्त परिवारों को छोड़ दिया, तो एकाकी परिवार बन गए। तो हो गया ना पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारण। तो इससे शहरों में रहने लगे वो परिवार और एकाकी परिवार स्थापित हो गए। इस प्रकार उपनिवेशवाद द्वारा सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन आया उसकी वजह से पारिवारिक संरचना में भी परिवर्तन आया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, मातृवंश।
और मातृतंत्र में क्या अंतर है। तो ये एक जैसे ही शब्द हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्याख्या कीजिए। हमारे समाज में कई प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आवास के आधार पर कुछ समाज पत्नी स्थानिक तथा पति स्थानिक होते हैं, यानी शादी के बाद पति के घर में रहने जाती है यदि पत्नी, तो वो पति स्थानिक हो गया, और पति यदि पत्नी के घर में रहने जाते हैं तो वो पत्नी स्थानिक हो गया। पत्नी स्थानिक परिवार में नवविवाहित जोड़ा लड़की के माता पिता के साथ रहता है तथा यानी कि जिसे घर जवाई कहते हैं, तथा पति स्थानिक परिवार में लड़के के माता पिता के साथ। तो उत्तराधिकार के नियम के अनुसार मातृवंशीय समाज में बेटी को माँ से जायदाद प्राप्त होती है, पितृवंशीय समाज में पिता से पुत्र को। तो पितृतंत्रात्मक परिवार में सत्ता तथा प्रभुत्व पुरुष के पास होते हैं, तथा मातृतंत्रात्मक परिवारों में स्त्रियों के पास सारे मेन जो सत्ता और प्रभुत्व है, कंट्रोल है, वो स्त्रियों के पास होता है। चाहे पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र एक अनुभविक संकल्पना की जगह एक सैद्धांतिक कल्पना है। तो यानी कि ये मतलब प्रैक्टिकली उतना नहीं है संभव, ये एक इसको कल्पना मात्र ही माना जाता है, कहीं कहीं पर ही है। मातृतंत्र का कोई मानव शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो मातृतंत्र का ऐसा कोई प्रमाण है नहीं। तो मातृतंत्र यानी जहाँ पर स्त्रियों के पास कंट्रोल हो, अथवा ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ स्त्रियों का प्रभुत्व अधिक हो। तो समाज ऐसा कोई नहीं है। घर ऐसा कोई सिंगल घर हो सकता है एक्सेप्शनली, जहाँ पे लेडीज़ का कंट्रोल हो, लेकिन ऐसा कोई मेन समाज, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलते जहाँ पर स्त्रियों का कंट्रोल हो। चाहे मातृवंशीय समाज होते हैं जहाँ स्त्रियाँ अपनी माताओं से उत्तराधिकार के रूप में जायदाद प्राप्त करती हैं, लेकिन उस जायदाद पर उनका ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, वहाँ भी कंट्रोल पुरुषों का ही चलता है। तो उस पर ना तो उनका अधिकार होता है, ना ही सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें कोई निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो ये मातृतंत्र एक कल्पना मात्र समझा गया है, और मातृवंश का मतलब तो आप समझ गए कि जो माता की तरफ से जो अधिकार या जायदाद या उस तरीके से मिलते हैं, वो मातृवंश हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन था, इसके सारे हमने जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कर लिए हैं डिस्कस। जो इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो हम अगले आने वाले वीडियो में भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, या सोशल इंस्टीट्यूशन, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये वाला चैप्टर 3, इसकी एक वीडियो में हम समरी डाल चुके हैं, एक वीडियो में हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर डाल चुके हैं। अब बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम एक अगली वीडियो में डालेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वाली वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।